वेरी गुड मॉर्निंग। बाबू, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग पेज नंबर 4 तक इस पीडीएफ का रीड कर चुके थे और पेज नंबर 4 तक इस सारे चीज़ के बारे में मैं समझा चुका हूँ। तो आज हम लोग पेज नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा आज का पहला वर्ड है लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नाम से ही क्लियर है, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी किसी लोकेलिटी में जो नेटवर्क क्रिएट किया था उसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जैसे कि हमारे ऑफिस में, हमारे घर के अंदर, या फिर हमारे स्कूल के बिल्डिंग के अंदर, ये सब हमारे लोकल एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, लेकिन आप कहोगे कि नहीं सर, अगर जो मैं यहाँ पे जैसे कि पटना में कंकड़बाग में रह रहा हूँ, अगर मैं नेटवर्क चाहता हूँ तो मेरा नेटवर्क का एक्सपेंडेशन हमारा बोरिंग रोड तक जाए, तो इसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क नहीं बोल सकते हैं। है तो पटना सिटी के अंदर में ही, लेकिन इसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क नहीं बोल सकते हैं। इसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जिसको हम लोग वैन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल लैन के बारे में जान रहे हैं, तो लैन के बारे में ही ज़्यादा अच्छा रहेगा बताएं। मैं आपको लैन के बारे में बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। वैन के बारे में आगे अगर वर्ड आता है तो मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं आता तो फिर मैं एक्स्ट्रा के रूप में कभी भी बता दूंगा। ठीक है, तो a local area network is a system that connected computer and other devices that share a common communication line and wireless link, generally within a limited geographical area such as homes or office buildings। ये एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में हमारा कॉमन कम्युनिकेशन सर्विस को प्रोवाइड करता है, कॉमन कम्युनिकेशन लाइन को प्रोवाइड करता है, या फिर वायरलेस लिंक को प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग लैन बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल आप लोग अपने घर में देखते होंगे, जो आप मोबाइल में अपना हॉटस्पॉट क्रिएट करते हैं, वो भी हमारा एक लैन का ही एग्जांपल है, क्योंकि उसका कुछ एक सर्टेन लिमिट होता है कि इतने मीटर तक आप अपने मोबाइल को रखेंगे तो आपका मोबाइल कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग लैन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मालवेयर्स। मालवेयर्स एक मिसलेनियस सॉफ्टवेयर हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसको वायरस के टाइप में रखा गया है, लेकिन एक मिसलेनियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके किसी न किसी सॉफ्टवेयर फाइल के साथ डेवलप किया जाता है, किसी न किसी सॉफ्टवेयर फाइल के साथ अटैच करके भेजा जाता है, जो कि हमारे कंप्यूटर को हार्म पहुंचाता है। ठीक है, ये एक तरह का वायरस नहीं है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर के अंदर में इसमें वायरस भी डाले जाते हैं, वर्म्स भी डाले जाते हैं, और फिर स्पाईवेयर्स भी डाले जाते हैं। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर में सारे चीज़ भरे हुए रहते हैं। मालवेयर्स में मालवेयर्स नाम का सॉफ्टवेयर नहीं आता है। ठीक है, मालवेयर्स टाइप होता है हमारे एक सॉफ्टवेयर का। ठीक है, जो कि मान लेते हैं कि हम लोग MS वर्ड डाउनलोड किए हैं या फिर MS ऑफिस पैकेज हम लोग डाउनलोड किए हैं, लेकिन अगर गलत जगह से हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है, मालवेयर टाइप का सॉफ्टवेयर, वो भी उसके साथ इंक्लूड होकर चला आता है और हमारे कंप्यूटर में वायरसेस या फिर वर्म्स को फैलाता है। ठीक है, अगला वर्ड हमारा आता है मेगाबाइट, जिसको हम लोग MB भी बोलते हैं। आजकल हम लोग बड़ा फेमस वर्ड हो गया है। मेरे फ़ोन में 100 MB डेटा बचा हुआ है, 200 MB डेटा बचा हुआ है। आप लोग बहुत ज़्यादा इस वर्ड का यूज़ करते होंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक कंप्यूटर डेटा का मेजरमेंट टेक्निक होता है, जिसको हम लोग MB बोलते हैं या फिर मेगा बाइट भी बोलते हैं। मेजर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस स्टोरेज एंड रियल एंड वर्चुअल मेमोरी। ये कंप्यूटर प्रोसेसर मेमोरी को या तो रियल में, जो हमारा रियल मेमोरी होता है उसका मेजर करने का तरीका होता है, या फिर वर्चुअल मेमोरी जो हमारा होता है, जैसे गूगल ड्राइव वगैरह जो होता है, उसको भी मेजर करने का ये टेक्निक होता है। ठीक है, MB इज़ 2 टू द 20th पावर बाइट। मेमोरी 2 टू द पावर 20 बाइट होता है। ठीक है, और अगर हम लोग डेसिमल में देखें तो 10,48,576 होता है। अगर हम लोग बाइट में देखें, डेसिमल फॉर्मेट में अगर हम लोग जाके देखें तो 10,48,576 बाइट मेमोरी होता है। एक बाइट इक्वल टू एक MB इक्वल टू 10,48,576 बाइट होता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा मेगा हर्ट्ज। अब मेगा हर्ट्ज हमारे कंप्यूटर के स्पीड मेजर करने का एक टेक्निक होता है, एक यूनिट होता है। ठीक है, जिससे हम लोग अपने कंप्यूटर्स का स्पीड मेजर करते हैं। मेगा हर्ट्ज यूनिट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स प्रोसेसर्स। ठीक है, कंप्यूटर के जितने प्रोसेसर हैं उसके स्पीड को मेजर करने के लिए जो हमारे टेक्निक को यूज़ किया जाता है, या यूनिट को जो यूज़ किया जाता है, वो हमारा मेगा हर्ट्ज होता है। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे कंप्यूटर का स्पीड 2.5 गीगा हर्ट्ज है।
2.5 मेगा हर्ज है, गीगा हर्ज है, ये सब आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा। ठीक है, बेसिकली हमारे कंप्यूटर्स का टेक्निक जो होता है वो मेगा हर्ज ही होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एक मोडेम। आई थिंक आप लोग इसके बारे में बहुत कम ही जानते होंगे, जब बहुत पुराना ये टेक्नोलॉजी आ गया है। मोडेम पहले हमारे कंप्यूटर में क्या होता था कि इंफॉर्मेशन को एक टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता था। जैसे कि हमारा इंटरनेट होता था, वैसे ही हमारा एक मोडेम होता था जिसको हम लोग पेन ड्राइव की तरह वो आता था, उसको हम लोग अपने कंप्यूटर्स में लगाते थे और वो हमारा इंटरनेट एक्सेस करने में भी हेल्प करता था। ठीक है ना, वो हमारा इंटरनेट एक्सेस करने में भी हेल्प करता था और साथ साथ हमारा टेली कम्युनिकेशन को भी वो हेल्प करता था और साथ साथ डेटा ट्रांसफरिंग भी करता था, तीनों काम वो करता था। ठीक है, ऑनलाइन, अगला हमारा वर्ड है ऑनलाइन। इफ़ अ कंप्यूटर इज़ ऑनलाइन, इट इज़ करेंटली कनेक्टेड टू अ नेटवर्क और द इंटरनेट। अगर हमारा कंप्यूटर ऑनलाइन है, अगर हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन कहने का मतलब होता है कि या तो हमारा कंप्यूटर किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है या फिर इंटरनेट से कनेक्टेड है। अगर हम लोग बोलते हैं व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आओ, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आने का मतलब क्या होता है, या तो तुम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाओ, नहीं तो किसी न किसी नेटवर्क से जुड़ जाओ। तो व्हाट्सएप भी क्या है, हमारा एक तरह का इंटरनेट ही है। हाँ, अपने फ़ोन में अगर अपने मोबाइल डेटा को ऑन करेंगे और व्हाट्सएप जैसे ही खोलेंगे तो हम किसी न किसी नेटवर्क से जुड़ जाएंगे, किसी न किसी इंटरनेट के एक्सेस में आ जाएंगे। तो इसको हम लोग ऑनलाइन बोलते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑल्सो रेफर्स टू रिसोर्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। हम लोग ऑनलाइन वैसे रिसोर्स को भी बोल सकते हैं, वैसे सर्विसेज को भी बोल सकते हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। हम लोग अभी कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करने का क्या मतलब है, हम लोग इंटरनेट के हेल्प से या इंटरनेट से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल भी आपको दिया हुआ, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन डिक्शनरी, ये सब एग्जांपल हमारा दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, जिसको हम लोग शॉर्ट में ओएस भी बोलते हैं। क्लास 8 वाले बच्चे, आई थिंक आप लोग का जब सिलेबस स्टार्ट होगा तो आपको एक चैप्टर ही मिलेगा जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। चैप्टर नंबर 6 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट हम लोग आने वाले जो हमारा अगला मंडे आने वाला है उस दिन से हम लोग इसके बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो an operating system is a software that manage all the computer's processes and allow the programs and applications to run। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर्स के सारे प्रोसेसेस, सारे प्रोग्राम्स या सारे एप्लीकेशंस को रन करने के लिए अलाउ करता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। मोस्ट प्रोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है और अदर हमारे भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम लोग मैक ओएस एक्स बोलते हैं, लाइनेक्स बोलते हैं, भारत ओएस है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा यूजफुल, सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होता है। ठीक है, अब आते हैं पीडीएफ। हम लोग बहुत सारे बच्चे पीडीएफ पीडीएफ बराबर बोलते रहते हैं, लेकिन पीडीएफ का एक्चुअल मीनिंग हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ का हम लोग फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये हमारे फाइल का एक टाइप होता है जो कि एडोब सिस्टम्स के द्वारा सबसे पहले बनाया गया, जो कि सबसे पहले क्रिएट एडोब सिस्टम के द्वारा किया गया। ठीक है, पीडीएफ कैन बी रीड यूजिंग फ्री सॉफ्टवेयर कॉल्ड एडोब एक्रोबेट रीडर्स और अनदर पीडीएफ रीडर। अब पीडीएफ को रीड करने के लिए हमारे पास पीडीएफ रिलेटेड सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिसमें हमारा फ्री सॉफ्टवेयर्स एडोब एक्रोबेट रीडर है और भी बहुत सारे पीडीएफ रीडर्स है। जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ नीट्रो पीडीएफ रीडर, ये काफ़ी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू हम लोग एडिटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एडोब एक्रोबेट में हम लोग एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। अब आता है हमारा फिशिंग। फिशिंग आप लोग सुने होंगे वर्ड। फिशिंग का मतलब होता है इंटरनेट पे कुछ ऐसे फ्रॉड करना, कुछ ऐसे डेटा से रिलेटेड छेड़छाड़ करना जिससे किसी सामने वाले यूजर्स को कुछ लॉस हो, सामने वाले यूजर्स का कुछ डेटा हमारे पास चला आए। ठीक है, फिशिंग इज़ अ टाइप ऑफ ईमेल फ्रॉड द in which the perpetrator sends out emails that appears to come from a uh, legitimate service or reputable company। जो हमारा एक तरह का फिशिंग होता है,
एक तरह का ईमेल फ्रॉड होता है, ठीक है। किसी रेप्यूटेड कंपनी या रेप्यूटेबल कंपनी, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा एक कंपनी है, उस रेप्यूटेड कंपनी के नाम से हमारा एक ईमेल बनाया जाता है, मतलब फिशिंग करके गलत तरीके से, और उस ईमेल के थ्रू फ्रॉड किया जाता है। आपसे पैसे मांगे जा सकते हैं, आपसे तरह तरह के इन्फॉर्मेशन मांगे जाते हैं, आपके बैंक से रिलेटेड डेटा मांगे जाते हैं, बहुत सारे तरह के चीज़ मांगे जाते हैं, ठीक है। वो बैंक से रिलेटेड होगा, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड यहाँ दिया हुआ है, सच एज बैंक और एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। दीज ईमेल एम टू lure recipients to reveal कौन सॉरी बाबू, थोड़ा सा गला खराब है, confidential information that the perpetrator can use their financial advantage, for example online banking, login details and passwords। ये ईमेल्स का काम क्या होता है, किसी रिसिपेंट्स का जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो पर्टिकुलर जगह से चुराया जाए, या तो उसका फिनेंशियल एडवांटेज लिया जाए। जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग का आपका लॉगिन डिटेल्स और पासवर्ड अगर आपसे ले लिया जाए तो आपके बैंक अकाउंट को आसानी से खाली किया जा सकता है। तो ये फिशिंग से रिलेटेड हमारा एक टर्म होता है, कि फिशिंग की हेल्प से हम लोग इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्लगइन। प्लगइन हमारा एक तरह का टेक्निक होता है, सॉफ्टवेयर टेक्निक होता है। सॉफ्टवेयर प्लगइन द कंपोनेंट दैट एड द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फंक्शनलिटी। ये सॉफ्टवेयर के ऊपर में एक प्लगइन सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हमारा सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से अपना फंक्शनलिटी पूरा करे। बहुत सारे जगह आप लोग देखते होंगे एक्टिवेटर का यूज़ किया जाता है। सॉफ्टवेयर तो हम लोग डाल लिए, लेकिन उसमें एक्टिवेटर को हम लोग ऐड नहीं करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। बहुत जगह हमें लाइसेंस दिया जाता है, लाइसेंस की हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए, लेकिन लाइसेंस की अगर नहीं डालते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर रन नहीं करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग प्लगइन सर्विस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पॉप। इसके बारे में मैं सभी क्लास में बता चुका हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज अ इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट यूज बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू हैंडल ईमेल। ईमेल को हैंडल करने के लिए हम लोग पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। अब POP अकाउंट इज एन ईमेल अकाउंट। एक POP अकाउंट यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल अकाउंट हमारा ईमेल अकाउंट ही होगा, और हमारा ईमेल जो होता है वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। इसके बारे में मैं डिटेल्स रूप से लगभग आई थिंक क्लास 5 तो नहीं, क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लास के बच्चों को मैं अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। क्लास 5 वाले बच्चे अभी उसके लिए बहुत छोटे हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जानने के लिए। इसके में जैसे ही आप लोग क्लास 6 में जाओगे मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्स में बताऊँगा, ठीक है। क्लास 5 में ही जब लास्ट में क्लास आएगा उसमें आपका एक चैप्टर है ईमेल से रिलेटेड, उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी बता दूंगा तो आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आता है PPM। ये हमारे प्रिंटर के स्पीड को मेज़र करने के लिए यूज किया जाता है। जनरली ये हमारे प्रिंटर का स्पीड मेज़र करता है। पेज पर मिनट इसका फुल फॉर्म होता है, और प्रिंटर हमारे 1 मिनट में कितना पेज प्रिंट करके देता है, इसको मेज़र करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद प्रोसेसर आता है। अब प्रोसेसर जो हमारा है वो CPU के अंदर ही पाया जाता है। एक्चुअल में अगर हम लोग बोलें तो CPU हमारे कंप्यूटर का ब्रेन नहीं होता है, हमारे कंप्यूटर का ब्रेन हमारा प्रोसेसर होता है, ठीक है। प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड टास्क दैट मेक्स प्रोग्राम वर्क्स, ठीक है। और फास्टर द प्रोसेसर, the faster the computer work, the faster the processor, the faster the computer work। यानी कि जितना फास्ट हमारा प्रोसेसर होगा उतना फास्ट हमारा कंप्यूटर काम करेगा। हम लोग बड़ा आसानी से बोल देते हैं कि हमारे कंप्यूटर का ब्रेन हमारा CPU होता है, लेकिन बाबू CPU हमारे कंप्यूटर का ब्रेन नहीं होता है। CPU हमारा एक तरह का छोटा सा डिवाइस है। CPU हमारा बहुत बड़ा डिवाइस नहीं है। आप लोग बाहर की तरफ जो बड़ा सा डब्बा देखते हो वो CPU हमारा वो नहीं होता है, उसको हम लोग कैबिनेट बोलते हैं बाबू। लेकिन जनरल शब्दों में हम लोग बोल चाल के भाषा में उसको हम लोग बोल देते हैं कि चलो यही CPU है। CPU एक बहुत छोटा सा डिवाइस होता है, और उस छोटे से डिवाइस में एक छोटा सा पार्ट होता है हमारा प्रोसेसर, उस डिवाइस के अंदर में भी पाया जाता है। तो एक्चुअल में बोला जाए ब्रेन अगर हमारा कंप्यूटर का, तो प्रोसेसर ही होता है। विदाउट प्रोसेसर आपका कंप्यूटर कुछ भी नहीं। विदाउट प्रोसेसर योर कंप्यूटर इज़ नथिंग। उसके बाद आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्ड और सेट ऑफ रूल द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेज यूज व्हेन कम्युनिकेटिंग विथ वन अदर।
एक सेट ऑफ रूल होता है, हमारा प्रोटोकॉल, जो हमारे कंप्यूटर्स या अदर डिवाइसेस जो होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं। रैम, रैम आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारा एक मेमोरी का टाइप होता है और ये हमारे मेमोरी को टेम्पोरली रूप से होल्ड करके रखता है। हमारे जितने भी डेटा है, जितने प्रोग्राम्स है जो रन होने जा रहे हैं, उसको टेम्पोरली होल्ड करके रखता है। ठीक है, रैम के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जान गए। उसके बाद आता है हमारा रीड ओनली, जिसको हम लोग रोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो रीड ओनली भी हमारा एक तरह का फाइल ही होता है, मेमोरी का टाइप ही होता है, जिसमें हम लोग सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे रीड ओनली, मैं रीड ओनली मेमोरी इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि रैम मैंने बताया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी भी पहले बताया था, उसके बाद हम लोग रीड ओनली पे आते हैं। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी यहाँ पे नहीं दिया गया है, रीड ओनली फाइल टाइप दिया था। हम लोग रीड ओनली पहले बताते हैं, रीड ओनली मेमोरी, जिसको रोम हम लोग बोलते हैं। रोम में क्या होता है, डेटा हमारा परमानेंटली सेव होता है, उसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको चेंज कर सकता है मैन्युफैक्चरर, जिस कंपनी ने उसको बनाया है वही उसको चेंज कर सकता है। उसका कुछ पर्सनल कोड होता है, उस कोड के थ्रू उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रीड ओनली के ऊपर। रीड ओनली हमारा एक तरह का फाइल का सिक्योरिटी होता है। ठीक है, अगर हम लोग किसी फाइल के ऊपर मॉडिफाई करके रीड ओनली लगा देते हैं, तो ये जो हमारा फाइल होगा सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, रीड किया जा सकता है। इस फाइल को ना ही एडिट किया जा सकता है, ना मॉडिफाई किया जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको कोई फाइल, मान लेते हैं ये PDF, मैं आपको रीड ओनली बना के भेज दूँ, तो रीड ओनली में सिर्फ आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इस फाइल में कोई एडिट नहीं कर सकते हो। आप चाहो तो ये रैम जो हमारा लिखा हुआ है इसको डिलीट नहीं कर सकते हो, ये सारे ना ही इसमें कुछ चेंज कर सकते हो, ये कुछ भी नहीं कर सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हमारा एक तरह का पिक्चर क्वालिटी है। ठीक है, पिक्चर का पिक्चर मेजर करने का, पिक्चर की क्वालिटी मेजर करने का हमारा एक तरह का मेजरमेंट टेक्निक है। The resolution refers to a number of distinct pixels that make up the display on a computer monitor। ये हमारे पिक्सल से रिलेटेड एक क्या बोले ना, यूनिट अगर हम लोग बोल सकते हैं, तो हमारे पिक्सल का एक यूनिट, डिस्प्ले का जो परफॉर्मेंस है उसको नापने का एक यूनिट होता है रेजोल्यूशन, जो कि पिक्सल में पाया जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मल रेशियो हम अपने क्या बोलते हैं डेस्कटॉप का देखें या फिर अपने मॉनिटर का देखें, तो उसका नॉर्मल रेजोल्यूशन 1080x720 होता है। ठीक है, 1080x720 पी का मतलब पिक्सल्स होता है। और ये मापा कैसे जाता है, इट इज़ डिनोटेड इन DPI, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट पर इंच। ठीक है, ये हमारा मापा जाता है, यानी कि इसका नापने का प्रक्रिया है डॉट पर इंच, कितने डॉट पर इंच में पाए जाते हैं, ये पिक्सल्स काउंट करता है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये स्क्रीन फ्लैट है, बिल्कुल स्क्रीन पे आपको सब कुछ स्मूथ दिख रहा है, लेकिन ये स्मूथ नहीं होता है बाबू। इस स्क्रीन में जितना क्लियर रेजोल्यूशन होगा उतना डॉट पर इंच ज़्यादा होगा। ठीक है, डॉट पर इंच अगर 50,000 है तो उसका रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, और डॉट पर इंच अगर 5,000 है तो उसका रेजोल्यूशन कम होगा। इस तरह से हमारा रेजोल्यूशन ऊपर और नीचे होता है। ठीक है, द हायर द रेजोल्यूशन द फाइनर एंड स्मूदर द इमेज अपीयर व्हेन डिस्प्लेड एट अ गिवन साइड। जो हायर रेजोल्यूशन होगा वो बहुत ज़्यादा स्मूदर होगा, इमेज जो अपीयर होगा उसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा होगा, ये सारा चीज़ काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, अब आता है रोम। रोम के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है, इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है सास, SAAS, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सास का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये हमारा सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक होता है। जैसे कि हम एक ही सॉफ्टवेयर को अगर 10 आदमी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एक ही सॉफ्टवेयर हमारे पास है लेकिन यूज करने वाले 50 आदमी हैं। ठीक है, एक ही सॉफ्टवेयर के लिए हम पैसा दिए। जैसे कि इसका एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं कि हमारे स्कूल में 50 कंप्यूटर लगा हुआ है। ठीक है, 50 कंप्यूटर में हमें MS ऑफिस चाहिए। ठीक है, तो MS ऑफिस का हम एक ही सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, उसमें 50 कंप्यूटर के लिए की दिया जाएगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन की मिलेगा हमें 50 कंप्यूटर के लिए, लाइसेंस मिलेगा, उसको हम 50 कंप्यूटर में डालेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर कितना मिला, एक ही हमें मिला, तो एक ही सॉफ्टवेयर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे कंप्यूटर में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हमारा है सर्च इंजन। तो सर्च इंजन एक तरह का हमारा इंफॉर्मेशन सर्च सर्विस है जो कि हमारा इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। ठीक है, सर्च इंजन इनेबल्स अ कंप्यूटर यूजर टू सर्च इन्फॉर्मेशन और ऑन इंटरनेट। ये कोई भी सर्च इन्फॉर्मेशन या कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए हम लोग इंटरनेट पे यूज करते हैं। ठीक है, इट इज़ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रीड्स इंडेक्स ऑफ डेटाबेस और इंटरनेट साइट बेस्ड ऑन टाइटल्स ऑफ फाइल्स, कीवर्ड्स और फुल टेक्स्ट ऑफ फाइल्स। ये हमारा एक तरह का सॉफ्टवेयर है, एक हमारा एक तरह का वेबसाइट है। ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है बाबू, ठीक है। ये एक तरह का वेबसाइट है। सॉफ्टवेयर कैसे हो सकता है? आपके फ़ोन में गूगल का एप्लीकेशन है, लेकिन हमारे लैपटॉप में क्या गूगल का एप्लीकेशन होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ये हम गूगल क्रोम या फिर किसी न किसी इंटरनेट ब्राउज़र के थ्रू वेबसाइट पे जाके उसको सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर भी होता है और एक तरह का वेबसाइट भी होता है। इस पर हम लोग कैसे सर्च करते हैं? किसी फाइल के टाइटल के साथ या फिर कीवर्ड, कोई ना कोई कीवर्ड होगा उसके थ्रू, या फिर पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन जो कि फुल टेक्स्ट जिसको बोलते हैं उसके थ्रू हम लोग सर्च कर सकते हैं। पॉपुलर सर्च इंजन हमारे पास सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारा सबसे पहला नंबर पे आता है गूगल, उसके बाद आता है याहू, उसके बाद आता है बिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है SSL जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट्स लेयर इज अ प्रोटोकॉल that allow internet user to send encrypted message across the internet। ये जो SSL है जो हमारा इंटरनेट पर इनक्रिप्टेड मैसेज भेजने के लिए यूज किया जाता है और ये काफ़ी हेल्प भी करता है। ठीक है, इट इज़ जनरली यूज व्हेन ट्रांसमिटिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इसको बोल सकते हैं, जो कि पर्सनल डेटा हो, जो कि क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड का डिटेल्स हो, ये सारे हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं। अ वेबसाइट एड्रेस डैट बिगिंस विद HTTPS, ठीक है, इंडिकेट्स डैट एन SSL कनेक्शन इज इन यूज। ठीक है, ये हमारा विशेष प्रकार का एक सिक्योरिटी लेयर होता है जो कि हमारे वेबसाइट्स में यूज किया जाता है, जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करके रखता है। ठीक है, अब आता है हमारा SEO। SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है। ठीक है, इसको मैं डेफिनेशन के थ्रू समझाना क्या कोशिश नहीं करूँगा, ये आप लोग डेफिनेशन के थ्रू नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है अभी। मैं इसको थोड़ा दूसरी तरफ मोड़ के इसको समझाना चाहता हूँ। आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही वेबसाइट पे अगर हम लोग सर्च करते हैं किसी चीज़ के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन सबसे ऊपर आता है। ठीक है, तो वो ऊपर आने के पीछे का रीज़न क्या है? वही कुछ ओरिजिनल वेबसाइट है जो कि नीचे की तरफ भी आता है, लेकिन जो फेक वेबसाइट है वो ऊपर की ओर आता है। हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ओरिजिनल वेबसाइट किसी चीज़ का कौन सा है। तो जो वेबसाइट फेक है वो ऊपर आ रहा है, वो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन का यूज करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज करता है, जिसके हेल्प से वो अपने कंटेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर लेता है और वेबसाइट के रैंकिंग में ऊपर की ओर आ जाता है सर्च इंजन में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं, हम लोग अपने वेबसाइट्स को पॉपुलर करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज करते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर ही कर सकता है। आप खुद से नहीं कर सकते हो, कि कोई नॉर्मल आदमी इसको नहीं कर सकता है। एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर जो होता है वो SEO का यूज़ करके आपके वेबसाइट्स को रैंकिंग में ऊपर की ओर ले आता है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहले वही वेबसाइट दिखेगा। ठीक है, अब आता है हमारा सर्वर। A server is a computer that handle requests for data, email, file transfer and other network services from other computers। सर्वर हमारा एक तरह का कंप्यूटर होता है जो कि सारे रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, यानी कि डेटा को अपने पास स्टोर भी करता है और डेटा को फेच भी करने का ऑप्शन आपको देता है, फाइल ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन देता है और नेटवर्क में सारे सर्विस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा आता है स्पैम का। ठीक है, स्पैम हमारा जो है ये अनऑथराइज मेल इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अनऑथराइज मेल भी बोल सकते हैं, जो कि मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग अनसोशलिटिक भी बोल सकते हैं, जो कि मतलब थोड़ा सा हम लोगों के यूज से हट के आता है। ठीक है, बहुत सारे मेल्स आप लोगों के पास आते होंगे, जैसे कि अमेज़ॉन का प्रचार कर रहा है या फेसबुक का प्रचार कर रहा है या फिर तरह तरह के इधर उधर का 50 तरह का प्रचार करता है। तो इस तरह का जो हमारा मेल आता है वो मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पैम। ठीक है, ये ईमेल सर्विस में ही आता है। ठीक है, उसके बाद आता है अनजिप। अनजिप का मतलब होता है, आप लोग जिप फाइल के बारे में जानते होंगे,
जो कि हमारा फाइल का एक कॉम्प्रेस्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और कॉम्प्रेस्ड फॉर्म को जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं नॉर्मल फाइल की तरह, उसको हम लोग अनजिप बोलते हैं, ठीक है। जिप हमारा एक तरह का कॉम्प्रेस्ड फाइल होता है, और उस फाइल को जैसे ही हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसको हम लोग अनजिप करना बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है URL, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, जो कि नॉर्मल भाषा में हम लोग वेबसाइट का एड्रेस बोलते हैं या वेबसाइट का नाम भी बोलते हैं, ठीक है। URL और वेब एड्रेस इज द स्टार्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स you type into a browser to access particular website or other resource on the internet। ये एक तरह का हमारा वेबसाइट का एड्रेस होता है, वेबसाइट का नाम होता है, जिसके हेल्प से आप उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वायरल, VIRAL, जिसको हम लोग वायरल बोलते हैं। आए दिन बड़ा फेमस वर्ड हो चुका है ये, आप लोग बराबर सुनते होंगे कि ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये मैसेज वायरल हो रहा है, ठीक है। If an online video, photo or article goes viral, it experiences a sudden spike in popularity in a short period of time। वायरल का मतलब होता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, हो सकता है 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन, 2 दिन के अंदर में कोई वीडियो इतना ज़्यादा देखा जा रहा है, कोई फ़ोटो इतना ज़्यादा देखा जा रहा है, इतना शेयर किया जा रहा है, कोई आर्टिकल इतना ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, मतलब जो कि रिस्पॉन्स से ज़्यादा, मतलब हम लोग उम्मीद से ज़्यादा उसको सोच सकते हैं। जैसे कि हम लोग उम्मीद करते हैं ठीक है, एक दिन में 50 आदमी इसको देखेगा, लेकिन होता क्या है, एक दिन में उसको 50,000 आदमी देख लेता है, तो इसको हम लोग वायरल बोलेंगे, ठीक है। वो हम लोगों के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उसको देखा जाना, कम समय में ज़्यादा लोग देख पाए, ठीक। वायरस के बारे में आप सभी जानते होंगे, एक तरह का प्रोग्राम कोड होता है जो कि हमारा किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या किसी भी फाइल को डैमेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और वायरस हमारा फैलता कैसे है, ईमेल सर्विसेज के थ्रू, या फिर पेन ड्राइव के थ्रू, या फिर किसी हार्ड ड्राइव के थ्रू, या फिर इंटरनेट के थ्रू ये हमारा फैलता है, एक लोगों से दूसरे लोगों तक। ये कॉन्टैक्ट लिस्ट के थ्रू चला जाता है, जैसे कि हम आपसे संपर्क में आए, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस, ठीक है, वैसा ही हमारा कोरोना वायरस की तरह ही हमारा कंप्यूटर वायरस भी होता है, ठीक है। कोरोना वायरस में हम ह्यूमंस एक दूसरे से कनेक्ट आते हैं तो वायरस फैलता है, लेकिन कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट में आता है, जैसे कि पेन ड्राइव के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, और हमारा कंप्यूटर कनेक्ट में आता है, वो वायरस एक दूसरे के संपर्क में आ जाएगा, सारे कंप्यूटर्स में फैल जाएगा और आपके फाइल्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वाईफाई एक तरह का हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जिसके हेल्प से आप बिना किसी वायर के सिर्फ वायरलेस सिग्नल के थ्रू अपने आप को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा आता है WPA, जिसको हम लोग बोलते हैं वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। WPA हमारा एक तरह का वाईफाई का प्रोटोकॉल होता है, जिसके हेल्प से हम अपने वाईफाई के सिक्योरिटी को इनेबल करते हैं। और आप लोग देखते होंगे कि बिना पासवर्ड के आपका वाईफाई कनेक्ट ही नहीं होता है, तो वो WPA प्रोटोकॉल होता है, आपका पासवर्ड जो हम लोग लगाते हैं WPA प्रोटोकॉल के थ्रू ही लगाते हैं, ठीक है। तो वाईफाई को अनऑथराइज यूजर से कनेक्शन से बचाता है क्या चीज़, WPA, ठीक। उसके बाद आता है हमारा जिफ, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल शब्दों में बहुत आदमी ZIP भी बोलते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम होता है जिप फाइल, ठीक है। तो जिप फाइल इज़ टू archive and compress them into a file for a smaller size using a program such as WinZip। ये जो हमारा जिप फाइल होता है, ये किसी न किसी फाइल को या किसी प्रोग्राम को छोटे साइज में बनाने के लिए इसको कंप्रेस करता है, ठीक है। बेसिकली इसको यूज करने के लिए हमारे कंप्यूटर्स में WinZip नाम का एक सॉफ्टवेयर होना अनिवार्य होता है, ठीक है। और WinZip जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमारे विंडोज़ कंप्यूटर्स के लिए अवेलेबल होता है। इट इज़ हैंडी वे टू मेक फाइल्स स्मॉलर बिफोर सेंडिंग देम वाया ईमेल। ये एक बड़ा नॉर्मल वे होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर वे है कि अगर ईमेल में हमारा फाइल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको हम छोटा करेंगे जिप फाइल के थ्रू, या फिर हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर हमारे जिप फाइल में डाउनलोड होते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे इतने लार्ज साइज़ का फाइल अगर हम लोग डाउनलोड करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। अगर हम 10 GB का फाइल लोड कर दें वहाँ पे इंटरनेट पे, तो 10 GB का फाइल हम लोग डाउनलोड करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, लेकिन वही 10 GB का फाइल अगर कंप्रेस करके जिप फाइल में अगर 1-2 GB का कर दें तो आसानी से उसको डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जिप फाइल बोलेंगे, ओके। तो चलिए हमारा वीडियो आज का यहीं पे समाप्त होता है और ये PDF भी यहीं पे समाप्त हो गया, ठीक है। और उम्मीद है कि आप सभी सारे वर्ड समझ गए होंगे। किसी वर्ड में अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाबू। थोड़ा सा गला ख़राब हो जाने के कारण
कुछ कहीं कहीं वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था बाबू, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपने अपने सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।